नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज का मुद्दा रहेगा विशेष तौर पे कि सीआरपीसी धारा 125 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 चर्चा में क्यों रहे। एक चीज बताऊं दोस्तों कि अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी की जो धारा थी तो 2023 के तहत हमने क्या कर दिया है, बदल दिया। 1 जुलाई 2024 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग लागू कर दिया गया उसे। सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि सीआरपीसी की जो धारा है 125 उसके तहत अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उसी फैसले के अकॉर्डिंग हम एक 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था साहब बानो के तहत, और साहब बानो विवाद के तहत जो फैसला दिया था उस विवाद के तहत वापस वो विवाद चर्चा में रहा। और इस फैसले का आधार क्या रहेगा, यानी मुख्य पॉइंट अगर हम बात करें तो पिछले सप्ताह में जो 2 टॉपिक महत्वपूर्ण रहे थे वो बातें इसके संदर्भ में हम करने वाले हैं। मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भरण पोषण का अधिकार रहेगा। और उसके तहत अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज आपको मुख्यतः याद रखनी है कि भरण पोषण के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बात की मुस्लिम महिलाएं जो है उनको भी उधर अन्य महिलाओं के समान भरण पोषण का बराबर अधिकार रहेगा, जबकि जो मुस्लिम लॉ एक्ट था उसके तहत उनको विशेष ये अलग था कि उनके लिए ये अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 125 है, याद रखना, के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है। ठीक है, ये उनको भी समान रूप से अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी की धारा 125 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं सहित सभी महिलाओं पर लागू होगी। ये याद रखना, ये बात किसने कही थी, तो जस्टिस पी.वी. नागरत्ना और जॉर्ज ऑगस्टाइन मसी है, उनकी एक पीठ बैठी थी और उस पीठ ने यह बात कही थी कि मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी अन्य महिलाओं के समान रूप से क्या होगा, भरण पोषण का अधिकार होगा। एक चीज बता दूं आपको, जस्टिस नागरत्ना महिला न्यायाधीश है और जॉर्ज ऑगस्टाइन जो मसी है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो इस पीठ में मुख्य भूमिका में अपना फैसला दिया था। दूसरी बात है, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं कि मुझे भरण पोषण उपलब्ध करवाए। तलाकशुदा के संदर्भ में बात हो रही है, लेकिन एक चीज बात आती है कि कानूनी प्रावधान क्या कहता है। कानूनी प्रावधान ये कहता है सीआरपीसी की धारा 125 से महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। यानी महिलाएं, बच्चे और माता पिता इन सबको शामिल किया गया है और उनको गुजारा भत्ता देना, यानी उस परिवार के सदस्य अगर अलग रह रहे उनसे तो ये उनकी अनिवार्यता में शामिल है। नए कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम या संहिता BNSS में धारा 125 जो थी ना पहले, इस धारा के स्थान पे वर्तमान में धारा कौन सी स्थापित रही है, यही 125 के स्थान पे आपको याद रखना वर्तमान में कौन सी धारा है, तो यही 125 के स्थान पे वर्तमान में 144 नंबर धारा इसमें है। कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं करेगा। बात वही है, सिर्फ धाराएं परिवर्तित हुई है वर्तमान में और उस समय की बात करें तो। नेक्स्ट देखो, इसमें नाजायज, याद रखना नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। अगर नाजायज तरीके से संतान उत्पन्न हुई है लेकिन वो उसी की संतान है, मतलब वैध बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया, उनको भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। बात क्या की है इसमें, पत्नी बिना किसी कारण के अन्य किसी पति से अलग रहती है या फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है तो ये सीआरपीसी धारा 125 के तहत उसे गुजारा भत्ता देना
कोई अनिवार्यता नहीं है। एक मामला आया था, आपको बता दूं 1985, यानी ये एक बात क्या थी इसमें 85 में इस पर फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बात ये थी कि साहबानो का मामला है। साहबानो जब 59 साल की थी तो उनके 5 बच्चे थे और उनको यानी उनके पति ने क्या किया, उनके पति ने इनको तलाक दे दिया। तलाक दे दिया तो ये साहबानो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 23 अप्रैल 1985 को यह फैसला दिया था कि उनके पति, साहबानो कोर्ट इस मामले बड़ा बहुत अच्छा फैसला था इसमें, देते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत साहबानो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। लगभग 159 रुपए उनको देने के लिए यह निर्धारित किया था। ठीक है, मामला इसलिए प्रकरण में है कि वापस यही कंडीशन वापस हुई है। और दूसरी बात क्या याद रखना है, फिर हुआ क्या था, जब 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो राजीव गांधी सरकार और मुस्लिम लॉ एक्ट जो मुस्लिम लॉ है उसने इसका विरोध किया था, यानी मुस्लिम लॉ ने विरोध किया था। तो ऐसी स्थिति में राजीव गांधी सरकार ने इस कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए एक अधिनियम लेकर आई थी 1986 में। अधिनियम का नाम क्या था, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण कानून 1986। कौन सा लेकर आए थे, और इससे खास बात क्या याद रखनी है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। धारा 3 में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता का प्रावधान है। धारा 3 में लिखा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पूर्व पति से इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता देने की बात की गई। यानी इद्दत की अवधि से मतलब होता है जब किसी महिला का तलाक होता है और तलाक होने के बाद में जब वो किसी दूसरे से अन्य किसी से विवाह कर लेती है, जब तक का वो समय रहता है। इद्दत की अवधि यहाँ पर दी गई थी कि कम से कम मैं अगर बात करूं 90 दिन से लेकर 3 महीने से लेकर 130 दिन की अवधि दी गई थी कि इतने समय तक जब तक वो सेटल हो जाए तब तक उसको क्या दिया जाना चाहिए, उसको गुजारा भत्ता देने की बात की गई थी। इसके आगे गुजारा भत्ता देने की बात नहीं की गई। तो 1985 का जो फैसला था उसको पूर्णतः क्या कर दिया, परिवर्तित करने के बाद। यही वजह थी कि कांग्रेस 1989 में 89 में जो चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरह से एक बार से हारी थी। उसके बाद में भाजपा सरकार तो 2 सीटें पर जीतने वाले थी, वो सीटें लगातार बढ़ती गई और वर्तमान आप कंडीशन स्थिति देख रहे हो। ये वही भूल थी, ध्यान रखना कांग्रेस की। दूसरा मुद्दा ये रहा था सीबीआई के लिए सामान्य सहमति का सिद्धांत। एक सिद्धांत यानी सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई जैसे वर्तमान की बात करें, ईडी और सीबीआई सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। सीबीआई की स्थापना अंग्रेजों के समय में की गई थी। कारण ये था जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे उनके भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए यानी इसकी स्थापना की गई थी। मान लो कि ये इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। सीबीआई दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 के द्वारा शासित जांच एजेंसी को किसी विशेष राज्य में अपराध की जांच करने से पहले राज्य सरकारों को सहमति प्राप्त करनी होती है। राज्य सरकारों की, अब देखो मामला क्या था, मामला यह है कि किसी भी मुद्दे पर अगर मान लो कि सीबीआई जांच करना चाहती है तो उस राज्य या राज्य सरकारों से क्या लेना अनिवार्य है, इनको सहमति लेना अनिवार्य है। दूसरी बात यहाँ पेच फंस गया था कि मान लो कि किसी एक मुद्दे पर अगर सहमति एक बार सीबीआई ले लेती है तो उसके बाद में कभी भी भविष्य में उस मुद्दे पर वो जांच कर सकती है। ये विशेष बात थी। तो अगर मान लो कि सवाल यहाँ पर ये पेच बचा कि इस मामले पर अटका कि अगर मान लो कि सीबीआई को राज्य सरकारें मना कर दे जांच करने के लिए तो जो पूर्व में अनुमति मिली थी उसके अकॉर्डिंग सीबीआई क्या करेगी, और सीबीआई इस प्रकार से फैसले किसी राज्य में जांच करने के लिए अगर एंट्री करती है तो एंट्री के लिए कौन से मुद्दे पर बहस और बातचीत और उससे परामर्श यानी उससे अनुमति लेना अनिवार्यता है। ठीक है, तो यह सबसे पहली बात है। क्या है सामान्य सहमति का मामला, ये भी देख लेते हैं। सामान्यतः सहमति सीबीआई को राज्यों के भीतर निर्बाध रूप से काम करने की अनुमति देता है, यानी वो राज्य सहमति प्रदान कर देता है तो उसमें अब निर्बाध या बिना किसी रोक टोक के वो क्या कर सकते हैं, जांच प्रक्रिया में शामिल या जांच कर सकते हैं।
जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है तो एजेंसी हर बार जांच के सिलसिले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। यही सबसे मुद्दे की बात थी कि हर बार सहमति लेने की आवश्यकता नहीं, उसी सहमति को वापस जारी रखते हुए ये क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। सामान्य सहमति आमतौर पर राज्यों द्वारा उनके राज्यों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद के लिए दी जाती है। यानी कोई मामला ऐसा हो जिसमें भ्रष्टाचार के संबंध में हो तो ऐसे मामले पर सहमति दी जाती है। किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा सीबीआई को सहमति प्रदान की जाती है। ये मूलतः डिफॉल्ट सहमति है, जिसका अर्थ है कि सीबीआई पहले से दी गई सहमति मानकर जांच शुरू कर सकती है। ये विशेष छूट किसके लिए दी गई है? सीबीआई के लिए। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की अगर हम बात करें, DSPE यानी याद करें, इसके अधिनियम द्वारा शासित भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति, याद रखना 1962 से 64 तक की बात हो रही है। यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की बात कर रहे हैं। अधिनियम के सुझावों पर भारतीय अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, यानी ये मामले आते हैं जिनकी जांच कर सकते हैं, जांच करना। और ये सीबीआई एक, मान लो कि अगर हम बात करें 1963 के संदर्भ में बात हुई है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, राजकोष से संबंधित है और आर्थिक मतलब पैसे, धन लेन देन से संबंधित है। अर्थात नियंत्रण, निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित कानूनों का उल्लंघन, ये मामले इसमें इंक्लूड है। ठीक है। अब दूसरी बात है, भारतीय संविधान के आधार की बात करें तो किस प्रकार प्रभावित होता है संविधान? अनुच्छेद कौन सा? 131 की बात हो रही है। यानी अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। ये मौलिक क्षेत्राधिकार विवाद से संबंधित है, जिसमें विधि का, तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है। यानी विधि से संबंधित कोई मामला है उसकी बात आती है, जिस पर कोई विधिक अधिकार अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की है सुनवाई करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 131 के तहत। 3 की बात करें, नंबर 1 भारत सरकार और भारत का कोई राज्य या एक से अधिक, यानी भारत सरकार या केंद्र शासित प्रदेश एक हो सकता है, एक से अधिक, या राज्यों के मध्य की बात करें, ये स्थिति हो सकती है। भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक या अन्य राज्यों के मध्य के जो विवाद आते हैं उनकी सुनवाई। मैं अगर एक चीज करूं कि यहां पर रह सकता है कि भारत सरकार वर्सेस या तो एक राज्य हो सकता है या कई सारे राज्य हो सकता है, या मैं बात करूं एक साइड राज्य, दूसरी साइड भी राज्य या राज्यों या राज्य हो सकते हैं। ठीक है। मैं यहां पर बात करूं भारत सरकार के साथ में भी कोई राज्य या कोई राज्य या राज्य हो सकता है। ये 3 कंडीशन बनती है, किसी प्रकार से उनकी जांच कर सकते हैं। एक चीज विशेष बात याद रखना, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्य जल आयोग यानी नदीय जल यानी नदियों से संबंधित प्राधिकरण आते हैं, उनके अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ये जो मामले आते हैं वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ध्यान रखना। नदियों का जल संबंधी विवाद है वो कौन से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो पिछले वीक की यानी बात करें, जो दिस वीक यानी पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण चर्चा का मामला रहा था, राजनीति में जो चर्चा का विषय रहा था, वो सबसे बड़ी बात है सीआरपीसी की धारा 125। और याद दूसरी बात क्या रखना है इसके संदर्भ में, अनुच्छेद 131 के संदर्भ में हमने बात की। इसी प्रकार ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
यही जानकारी आपको हर समय यानी जैसे मान लो साप्ताहिक मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार साथियों।